चौधरी का पोस्ट आया है। भागलपुर की घटना को लेकर उन्होंने पोस्ट किया है। भागलपुर की वारदात पर सीएम का पोस्ट सामने आया है, जिसमें नगर कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या मामले को लेकर उन्होंने पोस्ट किया। सीएम सम्राट चौधरी ने निधन पर शोक जाहिर किया और परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की बात भी उन्होंने अपने पोस्ट में लिखी। और ये देखिए, मुख्यमंत्री का पोस्ट आपके सामने रख रहे हैं, एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया है, जिसमें सीएम सम्राट चौधरी ने लिखा, अत्यंत ही दुखद घटना में सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी श्री कृष्ण भूषण कुमार जी का असामयिक निधन हो चुका है। उन्होंने अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। आनंद अमृतराज ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। आनंद, भागलपुर की घटना पर सीएम ने पोस्ट करते हुए जानकारी दी है, 25 लाख रुपए मुआवजे की बात भी कही है। विस्तार से जानकारी दीजिएगा खबर पर। जैसी कल घटना हुई और मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले को देख रहे थे और उन्होंने आज सुबह एक पोस्ट किया और उसमें जानकारी दी, जो भी अधिकारी की हत्या की गई थी उनके लिए, उनके परिवार वालों के साथ, सुख संतप्त परिजनों के साथ अपनी संवेदना प्रकट की और 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उनके परिवारजनों को तो दिया ही, साथ ही दिवंगत अधिकारी के दाह संस्कार को राजकीय सम्मान के साथ संपन्न कराने का निर्णय लिया गया है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। जाहिर तौर पे सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बने उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि बिहार में अपराधी को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अब देखिए, कल ही ये घटना घटी और कुछ ही घंटों के बाद जिस अपराधी का नाम आ रहा था उसका इनकाउंटर कर दिया गया। जाहिर तौर पे ये बिहार के अपराधियों के लिए एक बड़ा संदेश है कि सम्राट चौधरी की सरकार किसी भी कीमत पर अपराधी को बख्शने के मूड में नहीं। और उन्होंने एक तरीके से पुलिस वालों के लिए भी एक बड़ा संदेश दे दिया कि अपराधी अगर जिस तरीके से अपराध करते हैं तो आप कैसे निपटते हैं, कैसे निपट रहे हैं। पुलिस को भी छूट मिली है। जाहिर तौर पर अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि पुलिस को पूरी छूट है कि अपराधी जिस तरीके से अपराध करे, जिस भाषा में जवाब दे, आप अपने हिसाब से जो बेहतर हो सके लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए आप कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बनते हैं। इसके पहले भी जब वो डिप्टी सीएम थे और गृह मंत्री थे, उन्होंने तभी कहा था कि अपराधी को या तो बिहार छोड़ना होगा या तो अपराध छोड़ना होगा। जाहिर तौर पे सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से कल अपराधी का एनकाउंटर हुआ है, उससे साफ बिल्कुल आनंद, और इसे एक मैसेज के तौर पर भी देखा जा सकता है। जिस तरीके से लगातार सम्राट चौधरी ये बात कह रहे थे कि या तो आप अपराध छोड़िए या फिर बिहार छोड़िए, ये कड़ा एक्शन और इससे एक बड़ा मैसेज अपराधियों में जाएगा कि अगर वो वारदात को अंजाम देते हैं तो फिर वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए, बिहार में सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया है कि बिहार को विकसित बिहार बनाना है। जाहिर तौर पे आप पैसा निवेश अगर यहाँ पे निवेशक करते हैं तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो जाहिर तौर पे अगर इस तरह का जो कल घटना घटी और जैसे ही कुछ ही घंटों के बाद अपराधी का एनकाउंटर हो गया, ये अपराधी को एक बड़ा मैसेज, और जिस तरीके से साफ संदेश में एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने बयान दिया, उससे साफ है कि सरकार अपराध और अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये अपराधी का एनकाउंटर तो हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो जिस तरीके से उस शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई और 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात कही, साथ ही दिवंगत अधिकारी के दाह संस्कार को राजकीय सम्मान के साथ संपन्न कराने का जो निर्णय लिया है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि मुख्यमंत्री ने एक तरीके से अपने कड़क छवि को दिखाया, दूसरी तरफ से उन्होंने अपने संवेदना को भी प्रकट किया, तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत शुक्रिया आनंद, तमाम जानकारी के लिए आपका। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने बड़ी खबर भागलपुर से रख रहे हैं, जहां पर एक अपराधी का एनकाउंटर किया गया है। भागलपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सुल्तानगंज नगर परिषद हत्या कांड को लेकर ये बड़ी खबर, जहां पर एनकाउंटर किया गया। महज 12 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रामधनी यादव को मुठभेड़ में ढेर किया गया। नगर कार्यपालिका पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की हत्या, नगर सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू पर जानलेवा हमले के मुख्य अभियुक्त का अंत पुलिस एनकाउंटर में हो चुका है। मंगलवार को नगर परिषद कार्यालय में खूनी हमले के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप की स्थिति बनी थी। और देखिए, घटना के तुरंत बाद पुलिस ने रात भर छापेमारी की, मुख्य आरोपी रामधनी यादव को गिरफ्तार किया। बुधवार की सुबह पुलिस की विशेष टीम आरोपी को हत्या में इस्तेमाल हथियारों की बरामदगी के लिए गुप्त स्थान पर ले जा रही थी। सुबह करीब 4 से 5 बजे बताया जा रहा है कि इस बीच में टीम मौके पर पहुंची। पहले से घात लगाए अपराधियों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी और इस दौरान हिरासत में मौजूद रामधनी यादव ने भागने की कोशिश की और
पुलिस के हथियार को छीनने की कोशिश की। हालात को बिगड़ते हुए देख पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। करीब 15 से 20 मिनट तक वहां पर गोलियां चलती रही। मुठभेड़ में रामधनी यादव को कई गोलियां लगी। मौके पर गंभीर रूप से वो घायल होकर गिर पड़ा और पूछताछ के दौरान हथियार बरामदगी के लिए ले जाए गए। रामधनी यादव ने पुलिस पर फायरिंग शुरू की, जिसमें डीएसपी सहित 3 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे गोली मार दी। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल पुलिसकर्मियों का इलाज जारी है। और देखिए, इस एनकाउंटर के बाद सुल्तानगंज में अलर्ट मोड पर पुलिस है और लगातार अलर्ट मोड में होने के बाद अब जगह जगह पर सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। मुठभेड़ में एक अपराधी को ढेर किया गया है। पुलिस अलर्ट मोड में दिख रही है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती है और फॉरेंसिक की टीम अस्पताल पहुंचकर अपराधी के शव का निरीक्षण कर चुकी है। आईसीयू में घायल डीएसपी और दोनों इंस्पेक्टर से भी मुलाकात हो चुकी है। आपको बताएं कि आईसीयू में घायल पुलिसकर्मी जहां भर्ती हैं, वहां पर मेटल डिटेक्टर लगा दिया गया है। किसी भी तरीके की लापरवाही ना हो, इसको लेकर हर बिंदु पर पुलिस की निगरानी भी है, निगाहें भी हैं और सिटी डीएसपी मौके पर खुद कैंप कर रहे हैं। एसएसपी लगातार मामले की मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं। मजिस्ट्रेट की तैनाती में वीडियोग्राफी कराकर शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। ज्यादा जानकारी इस खबर पर दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुल्तानगंज की घटना को लेकर पुलिस और अपराधी के बीच हुई मुठभेड़ में जहां रामधनी यादव की मौत हो चुकी है, वहीं आप देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है। 3 गाड़ियों से जो है फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है और जो अपराधी की मौत हुई है उसकी जांच की जा रही है। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जो है जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में कर दी गई है। अस्पताल में जो है भारी संख्या में फोर्स को बुलाया गया है। वहीं सिटी डीएसपी भी जो है मौके पर यहाँ पर लगातार कैंप किए हुए हैं और हर एक चीज की जो है मॉनिटरिंग की जा रही है और जांच की जा रही है। फॉरेंसिक की टीम अब जो है अंदर जो मृतक अपराधी है उसकी जांच कर रही है, कहाँ कितनी गोली लगी है और पूरा जो सीन है उसको देख रही है। वहीं घटनास्थल जहाँ इनकाउंटर हुआ है वहाँ भी पुलिस पहुंची हुई है और लगातार उस एरिया को भी जो है सील करके वहाँ भी फॉरेंसिक की टीम जाएगी और वहाँ की भी जो जाँच की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि पुलिस ने घटना के बाद बड़ी कार्रवाई की है और सरकार लगातार निर्देश जो है पुलिस अधिकारियों को दे रही है कि अब जो है पुलिस पर जो है गोली चलाने वाले अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस पर अगर गोली चलती है तो पुलिस भी जो है अब लगातार गोली चलाएगी और इस तरह के जघन हत्याकांड कहा जाए अगर इसको, तो इसमें जो है 12 घंटे के अंदर ही जो है पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और एक बार अपराधियों को संदेश दे दिया है कि अब जो है अपराधियों की बिहार में खैर नहीं है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। सामने खबर रखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित इंदिरापुरम में आग लगने की जानकारी मिल रही है। सोसाइटी में आग लगने की खबर है और बताया जा रहा है कि ये आग बहुत तेजी से फैली। 7वीं से 9वीं मंजिल तक आग पहुंच गई। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। दिल दहला देने वाली ये खबर सामने आई है, जहां के अभय खंड स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी के एक फ्लैट में भीषण आग लगी और आग की लपटें कितनी विकराल थी, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखते ही देखते काले धुएं के गुब्बार पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले चुके थे। हादसे के बाद सोसाइटी में चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए फ्लैट से बाहर की ओर भागे। दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश की गई। फ्लैट में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। मामले में सीएम योगी ने आग लगने की घटना पर संज्ञान भी लिया। अधिकारियों को रेस्क्यू में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। दमकल की गाड़ियां हालांकि मौके पर पहुंची हैं, अभी भी वहां पर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी है कि 7वीं मंजिल पर यह आग लगी और देखते देखते 9वीं मंजिल तक ये आग पहुंच गई। और ये तस्वीर देखिए, धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं। बहुत दूर तक ये दिखाई दे रहा था, एक्सप्रेसवे से भी इसे देखा जा सकता है। और गौर ग्रीन सोसाइटी ये बताया जा रहा है जहां पर ये आग लगी है, गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी, और वहां पर ये आग कैसे लगी अब इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। आखिर नुकसान क्या हुआ है,
कोई किसी के हताहत होने की खबर, ये सब कुछ खबरें अभी आनी बाकी है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां एक भारी नुकसान हुआ होगा। आग कैसे लगी, फिलहाल इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। वहाँ पे कम से कम 10 से 12 फ्लैट इसमें जल चुके हैं, पूरी तरह से राख हो चुके हैं। कारण क्या रहा? अब अंदर कुछ हुआ, लाइट का कुछ इशू था, लाइट से ही आग लगी है। कोई इंजरी, कोई जला वगैरह? अब अंदर का तो अभी पूरी जानकारी नहीं आ पा रही है कि 1-2 लोगों का फंसे का जैसे दिखा रहा है। आज कितने पहुंचा है आग बुझाने? नहीं, कम से कम 40 से 45 मिनट 1 घंटे के बाद ही पहुंचा है। 8:30 बजे के करीब आग लगी है। कितने फ्लैट में आग लगी है? कम से कम 10 से 12 फ्लैट में लग चुकी पूरी तरह से आग। गाजियाबाद की पॉश कॉलोनी इंदिरापुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बहुमंजिला इमारत में एकदम से आग लग गई। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यही वो बिल्डिंग है जहां पर कि 8वीं, 9वीं और 10वीं मंजिल पर एक साथ आग लगी और जो फ्लैट में रखा हुआ लाखों का सामान है वो जलकर खाक हो चुका है। माहौल आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएंगी वहां लोग बाग खड़े हुए हैं और इस बात को लेकर आश्वस्त हो रहे हैं कि हाँ, जो आग लगी है उससे कोई जनमाल की हानि नहीं होने पाई है। हालांकि दमकल की तकरीबन 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं जो लगातार आग बुझाने का काम यहां पर कर रही हैं। गनीमत इस बात की रही कि इस दौरान कोई जान माल की हानि नहीं होने पाई है। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट या एसी का कंप्रेसर फटने की वजह से ये आग लगी है, जिसके चलते आग ने एक विकराल रूप लिया। 8वें फ्लैट से लगी थी और 8वें, 9वें, 10वें 3 फ्लैट पे जा चुकी थी। कुछ लोग मेरे साथ उनसे जानेंगे और बात करेंगे। मैम, आपसे जानना चाहूंगा, आपको कैसे पता चला था कि आग यहाँ लगी है? मैम, आपको कैसे पता चला कि यहाँ आग लगी है? कोई सूचना आपको जब मिली? My family is stuck up there. So, हाँ जी, इस जॉब में अभी भी। तो आप सुरक्षित हैं, लेकिन फैमिली भी अटकी हुई है आपकी? हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ। हाँ जी। बिल्कुल, ये परिजन है जिनके इनका कहना है कि मेरी फैमिली अभी भी वहां पर अटकी हुई है। हालांकि दमकल विभाग के अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो लोग थे उनको वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन एक डर का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। जो तमाम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। बाबूजी, आपसे जानना चाहूंगा, आपको कब पता चला कि आग लगी? और 10 मिनट पहले। अच्छा, आप यहीं के बाशिंदे हैं, यहीं करने वाले हैं? अच्छा, वैशाली से। चलिए, अभी तक कोई जनमाल की हानि की सूचना नहीं? नहीं, ये सुना है कि जितने भी परिवार थे वो लगभग नीचे आ गए हैं। जी, लगभग नीचे आ गए। अच्छा, क्या लग रहा है शुरुआती जांच में कि वजह क्या रही? स्पार्किंग हुई होगी। स्पार्किंग की वजह से लगी है। जैसे जैसे गर्मी का मौसम आता है ऐसे में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की लगने की जो सूचनाएं हैं वो बढ़ती आती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का जो माहौल है, किस तरीके से यहाँ पर लगातार फायर टेंडर एक के बाद एक आए जा रहे हैं और आग बुझाने का प्रयास निरंतर यहाँ किया जा रहा है। तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखाना चाहूंगा। भयावह रूप आग यहाँ ले चुकी है और जिस तरीके की यह तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी भी फ्लैटों में भयंकर आग लगी हुई है। लेकिन गनीमत इस बात की रही कि इस दौरान यहाँ किसी प्रकार की कोई जनमाल की हानि नहीं होने पाई है। हालांकि फ्लैट में रखा हुआ लाखों रुपए का सामान जलकर स्वाहा हो चुका है। कुछ और लोग मेरे साथ उनसे जानेंगे और बात करेंगे। मैम, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, तो आपको कब पता चला कि आग लगी और कैसे? हमें तो अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला था, जब धुआं आने लगा जी। तो इन्होंने बताया, ये बाहर से आ रहे थे कि आग लग गई है, तो हम लोग नीचे उतर गए। बिल्कुल, ये लोग हैं जो यहाँ पर देख रहे हैं कि इनका कहीं सामान ना फंसा हुआ हो। हालांकि गनीमत इस बात की है, जो दमकल विभाग की टीम है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि यहाँ जनमाल की कोई हानि नहीं हुई है। हालांकि जो फ्लैटों में रखा हुआ लाखों सामान था वो जलकर खाक हो चुका है और लगातार आग बुझाने के प्रयास दमकल के द्वारा किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। बक्सर से ये जानकारी आ रही है जहां पर 2 भाइयों की जान चली गई है। बक्सर से बड़ी खबर, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। ट्रक की चपेट में आ गए थे दोनों युवक और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई है। 2 सगे भाइयों की जान चली गई है। बहन की शादी का कार्ड बांटने के लिए निकले थे और घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। परिवार में मातम पसर गया है क्योंकि बहन की शादी होने वाली थी, उसी की तैयारी चल रही थी। शादी का कार्ड बांटने के लिए दोनों भाई एक साथ निकले थे जो कि ट्रक की चपेट में आ गए और मौके पर ही दोनों की जान चली गई है। बरहमपुर थाना क्षेत्र के देवकुली के पास ये हादसा हुआ। घटना के बाद से अफरा तफरी का माहौल है। इस मामले में जानकारी भी जुटाई जा रही है और ट्रक के ड्राइवर की तलाश अब की जा रही है। परिवार के लोगों का हाल आप देख सकते हैं क्योंकि घर में शादी होने वाली थी बहन की और उससे पहले 2 सगे भाइयों की जान चली गई है। बहन की शादी का कार्ड लेकर
लोगों में बांटने के लिए निकले थे, लेकिन उससे पहले हादसे का शिकार हो गए। ट्रक की चपेट में ये दोनों भाई आ गए, जिससे मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया। और चलिए अब आपके सामने खबर दानापुर से रखने जा रहे हैं। दानापुर के नौबतपुर से खबर है, जहां पर दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म की जानकारी मिल रही है। पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी पीड़िता का पहले से परिचित भी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि घटना के समय महिला घर में अकेली थी, जबकि उसके पति और सास किसी काम से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी पीड़िता का पहले से जानने वाला है और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से गहनता से जांच की जा रही है। आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और कड़ी सजा दिलाई जाएगी। दिव्यांग महिला जिससे दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, ये आरोपी पहले से महिला को जानता है और मौके का इसने फायदा उठाया। जब घर में कोई नहीं था, ये घर में दाखिल होता है, दिव्यांग महिला से दुष्कर्म करता है और फरार हो जाता है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामले का संज्ञान लिया जा चुका है और आगे की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। और अगली खबर बेतिया से, जहां नौतन थाना क्षेत्र में हिंसक झड़प की खबर है और पुरानी रंजिश, पुराना विवाद जो इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। जहां दो पक्ष आमने सामने हो गए, देखते ही देखते लाठी डंडों से जमकर मारपीट शुरू कर दी गई। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो इस वक्त आप भी देख रहे हैं। देखिए, मारपीट में केदार साह गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें नौतन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। पीड़ित पक्ष ने गांव के ही 4 लोगों पर योजना बनाकर गाली गलौज करते हुए हमला करने का आरोप लगाया। इस दौरान दिव्यांग राजेश साह के साथ मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि इस विवाद को लेकर पहले से भी पुलिस को जानकारी दी गई थी, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद ये मामला हिंसक हो गया। फिलहाल अब स्थिति नियंत्रित है। पुलिस का कहना है कि दोनों ही पक्षों से हमारे पास FIR आ चुकी है और मामले की जांच शुरू है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। बड़ी खबर मोतिहारी से आपके सामने रख रहे हैं। शिक्षक के बंद घर में चोरी हुई है। 36 लाख रुपए के गहने सामान की चोरी। 36 लाख रुपए के गहने सामान की चोरी हुई है। पताही थाना की पुलिस दलबल के साथ वहां मौके पर पहुंची और पताही थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। मोतिहारी से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां शिक्षक के बंद घर को टारगेट किया गया। चोरों ने 36 लाख रुपए के गहने और सामान पर हाथ साफ कर दिया। पताही थाने की पुलिस अब मौके पर पहुंची है। घर की स्थिति आप देख सकते हैं, हर तरफ सामान बिखरा हुआ। 36 लाख रुपए के गहने, इसके अलावा बहुत सारा सामान जो कि चोर लेकर भागे हैं। अब जानकारी जुटाई जा रही है कि ये चोर किस गैंग के हैं, क्या पहले से इनके पास इसकी जानकारी थी, क्योंकि घर पहले से बंद था। बताया जा रहा था कि ये शिक्षक का घर है जो कि बंद था और इसी घर को टारगेट किया गया है, जहां पर 36 लाख रुपए के गहने, कुछ सामान जो कि चोर लेकर भागे हैं। और चलिए अब बात करेंगे बंगाल चुनाव की, जहां पर दूसरे फेज के लिए आज वोटिंग हो रही है और बढ़ चढ़कर जनता अपनी हिस्सेदारी निभा रही है। तस्वीरें जो आ रही हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, मिथुन चक्रवर्ती जो कि बीजेपी की तरफ से, वो वहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। अभिषेक बैनर्जी टीएमसी की तरफ से हैं, बहुत चर्चा में रहते हैं और वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। ये जितने भी खास लोग हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रत्ना देवनाथ बीजेपी की तरफ से, जो कि अपनी बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, वो भी पहुंची वोट करने के लिए। दिनेश त्रिवेदी बीजेपी की तरफ से वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। महुआ मोइत्रा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। टीएमसी से बेबाक नेता खुलकर अपनी बातें रखती हैं, जीत का दावा भी करती हैं वो, और वो जब वोट कास्ट करने के लिए बूथ पर पहुंची उस वक्त की तस्वीरें। इसके अलावा देखिए, अर्जुन सिंह जो कि बीजेपी की तरफ से है, वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 8 जिलों की 142 सीटों पर मतदान जारी है। आखिरी चरण में जिन प्रमुख उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला होना है। पश्चिम बंगाल में सुबह 11 बजे तक 39.97% वोटिंग भी है
और आपको बता दें कि पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हुआ था और इसमें 93% के लगभग वोटिंग हुई थी। क्या इस चरण में भी बम्पर वोटिंग होगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। क्या दूसरे चरण में बदल जाएगा पूरा सियासी खेल, ये देखना होगा और इसके लिए शाम तक का इंतजार करना होगा, जिसके बाद 4 तारीख का दिन बहुत अहम होगा। 4 मई को जब नतीजे आएंगे बंगाल के, तो बंगाल में जो दावे और वादे चल रहे हैं, ममता बनर्जी के अपने दावे कि वो रिपीट करेंगी, बीजेपी की अपने दावे हैं कि वो यहां पर बदलाव की बयार देख रही है और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, वो सब कुछ पता चल जाएगा 4 तारीख को। लेकिन उससे पहले बूथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। जो दिव्यांग लोग हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। महिलाओं की तस्वीर देखिए, आम और खास लोग कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए वोट कास्ट कर रहे हैं। तो बंगाल चुनाव के नतीजों को लेकर लगातार अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी बयानबाजी शुरू की जा चुकी है और आपको बता दें कि शकील अहमद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस अब एकला चलो की राह पर विचार कर रही है। शकील अहमद का ये बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में सांसद तारिक अनवर ने बंगाल में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर टिप्पणी की थी और इसके बाद दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो चुकी है। शकील अहमद ने बिना नाम लिए तारिक अनवर को टारगेट किया और कई गंभीर आरोप लगाए। उसको एक टास्क कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने और बंगाल की यूनिट ने फैसला किया कि वहां का चुनाव हम अकेले जाएंगे और हम जीरो से हीरो होते हैं। हम कमजोर हो गए तो क्या हम वहां मेहनत नहीं करेंगे? मेहनत में योगदान क्या है? बोलने से काम नहीं चलता है। मैं गया, 10 आदमी की भीड़ हो कि 1000 आदमी की भीड़ हो कि 10,000 की भीड़ हो, वहां अपनी बात कहेंगे। कांग्रेस अपनी बात कहने के लिए तैयार होगी। हार और जीत होती रहती है। पहले फैसला कीजिएगा बिना योगदान किए हुए। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस